माननीय उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी के संसद के अभिभाषण पर माननीय सदस्य विदुड़ी जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। 75 वर्ष भारत के संविधान के हो गए और महामहिम राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। बजट सत्र है, बाकी है, नया सत्र है, तो बहुत ही स्थापित परंपरा है। उपसभापति जी, सदन को यह बताना जरूरी है कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठते हैं या बैठती हैं। वो सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 79 के मुताबिक वो संसद के पार्ट भी होते हैं। ये मुझे बताना बहुत जरूरी है। इस सदन में देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन ऑफ विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा और राज्यसभा। तो महामहिम राष्ट्रपति संसद के पार्ट है और हम सभी का नैतिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही साधारण परिवार से आगे बढ़ी और अपनी मेहनत, शिक्षा, लगन और सेवा भाव से वो राज्यपाल बनी। और मैं कहना चाहूंगा, राज्यपाल से हटने के बाद वो अपने गांव चली गई। उनके परिवार में कई कष्ट हुआ। बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोला और बाद में मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री पर कि एक वंचित आदिवासी समाज की एक योग्य नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। और उस सभापति जी, मैं ये बात बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में जब से वो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी गरिमा, अपनी शालीनता से राष्ट्रपति के पद को एक नई ऊंचाई दी है। ये मैं सदन में कहना चाहता हूं। राजनीति में उस सभापति जी विरोध होता है, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन विरोध का कोई अस्तर होगा कि नहीं होगा, विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी। और ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में आज रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में? पुअर लेडी, ये शब्द है क्या? क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से ये विषय उठाना चाहता हूं। उपसभापति जी, मैंने माननीय सदस्य, आपको भी अवसर दिया जाएगा। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपका नाम नहीं लिया। हमने किसी का आई एम नॉट यील्डिंग, काइंडली सिट डाउन, आई एम नॉट यील्डिंग। उपसभापति जी, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य, आपको अवसर दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। ये बात इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद राष्ट्रपति भवन के द्वारा बोला है तो सुनना सीखो। शायद पहली बार एक प्रेस रिलीज करके उसका प्रतिकार करना पड़ा और मैं वो पढ़ना चाहता हूं। द प्रेसिडेंट ऑफिस बिलीव्स it might be the case that these leaders have not acquainted themselves with the idiom and discourse in Indian language of Hindi and thus formed a wrong impression. In any case, such comments are in poor taste, unfortunate and entirely avoidable. मैं
मैंने राष्ट्रपति जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो मेरे पास है, और मैं आज इस सदन के ऊपर अपने भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसकी बहुत भर्त्सना करना चाहता हूं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, और हम सबों को बहुत गर्व है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी पर, जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, उन्होंने भाषण दिया। लेकिन उपसभापति जी, ये कोई नई बात नहीं है। आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है। ये कोई पहली बात हुआ है क्या? इस देश के विपक्ष का जो एक बड़ा परिवार है वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था वो डॉक्यूमेंटेड है, आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के, मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे, और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी LLB में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी, 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी, त्याग कर दिया और बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। उपसभापति जी, दुर्गादास देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। मैं इसके पेज चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 52 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, 57 में भी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, और दो व्यक्ति सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा है। बैठिए बैठिए सर, ये दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे, और सर एक बात और जाने सर, ये बहुत जरूरी है सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 63 में हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि मैं पटना जाना चाहता हूं, उनके अंतिम संस्कार में आप भी चलिए। नेहरू जी ने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं फंड कलेक्शन करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। और सर ये मैं पढ़ रहा हूं इस किताब से, कोई छुपाने की बात नहीं है। देखिए, नेहरू टोल्ड, मैं इसके पेज 339 को पढ़ रहा हूं सभापति जी। नेहरू told Radhakrishnan that he was going to Rajasthan to collect money for Prime Minister Relief Fund and would not be able to attend the former President's funeral in Patna. He added, I do not see any reason for you to go. Radhakrishnan replied, no, I think I must go and attend the funeral. That respect is due to him and must be paid. I think you should also give up your tour program and come with me. But Nehru stuck to his program. ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में नहीं गए। सर आज जब बात चली है सर, तो इस किताब की एक और बात कोट करनी है और मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। ये मौलाना आजाद के साथ दुर्गादास हर रविवार को कॉफी पीते थे।
और सर, उन्होंने अपने मरने के 2 साल पहले एक बात कही थी, क्योंकि हर संडे को दुर्गादास उनसे मिलते थे, और क्या कहा था सर, मैं उसको आज रखना चाहता हूं। बट आजाद revised his opinion of Nehru in the last 2 years of his life. Indeed, इसको सुने, इसको आप लोग भी सुनिए। Indeed, he went to the extent of expressing regret for being unfair to Patel and asserting that he was sure that the country would have been better off if Sardar Vallabhbhai Patel had been the Prime Minister. What motivated this change? Toward the end of his life, Azad realized the best protection for Muslims was the goodwill of Hindus and a strong government. He told me he had come to the conclusion that Nehru policies has weakened the administration. ये सब 60 साल पहले की किताब में पढ़ रहा हूं। उपसभापति जी, सवाल सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं है। याद करिए, फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति, इमरजेंसी लगाई गई थी, हम लोगों ने संघर्ष किया था और उनको बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी को साइन करवाया गया। ये राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं ये लोग। ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी का क्या व्यवहार था, ये सब रिकॉर्ड की बात है, ये हम सभी जानते हैं। और सर, प्रणब मुखर्जी को इन लोगों का बस चलता तो कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बनने देते, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये तो हमारी सरकार है, उन्होंने सम्मान से काम किया और उनको भारत रत्न भी दिया। ये बात इसलिए मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है। हाँ? सर, माननीय मित्रों ने साफ कहा, दे हैव गॉट ए क्रोनिक हैबिट टू इंसल्ट द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू, ये उनकी परंपरा बन गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इसलिए मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है। सर, एक दूसरी बात कहनी है, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि तीसरी बार जीतने पर सरकार के विकास की गति को एक नई ऊर्जा मिली है। वो पहली ही जीत पर परेशान थे 14 में, कैसे हम जीत गए। 19 में और परेशान हो गए, अब तीसरी बार जीत गए तो कहे कि साहब कमजोर हो गए। तो जनता ने जवाब दिया तो हरियाणा में कस के पिट गए। उसके बाद जनता को लगा नहीं, मोदी जी को और मजबूत करना है, तो महाराष्ट्र में और कस के पिट गए। अब 8 तारीख को दिल्ली की बारी है। बिहार पर काफी बोल रहे, आ रहा हूं। सर, इतना सिमटते जा रहे हैं उपसभापति जी, इतना सिमट गए हैं, फिर भी वही अहंकार है, वही गुरूर है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। थोड़ा तो सम्मान करना सीखिए। और कल मैंने देखा, हमारे विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात है? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मैंने आर्टिकल 79 जान के पढ़ा कि राहुल गांधी पढ़े और समझे, वो तो होमवर्क करते नहीं, आप जानती हैं।
तो उन्हें आज जान के रिपीट किया कि उपसभापति जी, तो एक नई ऊर्जा की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है, ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परंपरा है। और एक बात मैं और कहूंगा उपसभापति जी, बड़ी विनम्रता से, हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके, ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर कर? उपसभापति जी, नई ऊर्जा की बात की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में बदलाव का भी संकेत दिया है। बदलाव कैसे होता है? कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं और कुछ लोग बदलाव की बात नहीं करते, बदलाव को करके दिखाते हैं। ये अंतर है। उधर से कहा गया था ना, गरीबी हटाओ, बहुत बड़ा नारा चला था। क्या हुआ? और यहां पर अगर मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, किसानों के लिए जिएगी, तो करके दिखाया। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं? कितने वर्षों से मिल रहा है? सैकड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं कि नहीं? किसानों के अकाउंट में 41,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता है या नहीं जाता है? जाता है। आज गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं? और ये सारा स्कूल हो या अस्पताल हो या आयुष्मान भारत हो या गरीबों की सेवा हो या लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो, ये भारत के बदलाव के जो नए कार्यक्रम हैं, ये बिना किसी घोटाले के चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। जब 14 में मोदी जी की सरकार आई थी, पहली बार, जिसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, तो उस समय क्या था उपसभापति जी? मैं उस समय उस हाउस में था। हमने कहा कि अब 1-2 घोटाला हो गया, थोड़ा शांति हो, फिर नया घोटाला आ गया। कभी कोयला घोटाला है, कभी 2G घोटाला है, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला है, कभी आपके वो भी है अंतरिक्ष देवास घोटाला। उपसभापति जी, हम लोग पंच तत्व से ये शरीर पंच तत्व से बनता है ना। तो बाद में मालूम हुआ कि उनकी सरकार को यह बताया गया था कि पंच तत्व का सिद्धांत तब तक सफल नहीं होगा जब तक 5 तत्व में घोटाला नहीं करोगे। अब आप देख लीजिए, जमीन का घोटाला करके दिखाया, आकाश का घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला करके दिखाया, वायु का 2G घोटाला करके दिखाया,
जल में सबमरीन घोटाला करके दिखाया, और ये सब नहीं छोड़े तो पाताल भी चले गए, कोयला घोटाला कर दिया। क्या बोलेंगे ये लोग? और आज जो स्थिति आ रही है, मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, और मैं उनको आज उनके खींच को मैं समझता हूं। राजीव गांधी का एक वक्तव्य था ना कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में 100 रुपया भेजते हैं तो गांव में 100 रुपया पहुंचता है। ये अंतर है डिजिटल तरीके से। सभापति जी, थोड़ा मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति ने उसकी चर्चा की है। बाकी चूंकि हमारे बहुत ही गुणी मित्र रामवीर बिदुड़ी जी ने बाकी क्या शौचालय कितने बने, क्या बने, वो चर्चा की है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अर्थव्यवस्था पर कुछ बोलना जरूरी है। याद करिए कांग्रेस वालों, 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था थी फ्रेजाइल 5, मतलब इतनी कमजोर 5 कि कब गिर जाए पता नहीं। और आज मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव इस हाउस में बताना चाहता हूं। मैं 13 में सभापति जी न्यूयॉर्क गया था एक सेमिनार को एड्रेस करने के लिए। उस समय मैं विपक्ष में उपनेता था राज्यसभा में। तो मालूम हुआ कि मैं आया हूं, मैं एक निजी यात्रा पर था। तो जितने भारत में पूंजी निवेशक हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है? क्या अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने जा रही है? सभापति जी, हम उनकी तरह नहीं हैं कि विदेश में जाके भारत की आलोचना करें। हमने एक ही बात कहा कि नहीं, भारत ठीक होगा। उन्होंने कहा कि क्या आपकी सरकार आ रही है? हमने कहा जरूर आ रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी। और आज वो फ्रेजाइल 5 से भारत की इकोनॉमी टॉप 5 पहुंच गई है। सभापति जी, मैं इसमें क्या वर्ल्ड बैंक, क्या इन्वेस्टर्स, इन सबों ने भारत की अर्थव्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मुझे मालूम है उनको पछता नहीं है, इसलिए उनकी परेशानी मैं समझता हूं। लेकिन अगर आपको 5वां से परेशानी है तो हम तीसरा भी करके दिखाने वाले हैं। आप देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनके दिखाएगी। इसलिए सर पूंजी निवेश कैसे होता है, यह बहुत बेसिक बात समझने की जरूरत है। आपके यहां सरकार कैसी है, सरकार स्टेबल है कि नहीं, पॉलिसी स्टेबल है या नहीं, निर्णय ईमानदारी से होते हैं या नहीं, ये सब बातें देखनी पड़ती है। और जब ये होता है तो जनता विश्वास करती है, क्योंकि भारत की उद्यमशीलता पर। आज देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत के डिजिटल बदलाव की चर्चा की है। क्या है डिजिटल बदलाव? ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो कार्यक्रम शुरू किए गए, आज वो आधार का कितना विरोध किया था इन लोगों ने। आज आधार के माध्यम से जो डिजिटल बायोमेट्रिक्स है वो सीधा आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। 135 करोड़ आधार कार्ड है। सर, मैडम, 120 करोड़ मोबाइल फोन है, जिसमें 95 करोड़ स्मार्टफोन है, सब में इंटरनेट है। आज गांव-गांव में लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं और गूगलिंग करते हैं और सर्फिंग करते हैं। ये देश का बदलाव हुआ है। आज देखिए, पूरा कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम काम हुआ कि नहीं, अदालतों में सुनवाई हुई या नहीं हुई, स्कूलों में पढ़ाई हुई या नहीं हुई, पूरा देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से चला। और आज डिजिटल पेमेंट जिसकी चर्चा माननीय राष्ट्रपति जी ने की, क्षमा करें, भारत का डिजिटल पेमेंट दुनिया का 50% यहां होता है। क्यों? गरीब आदमी भी, इनको परेशानी होती है कि गरीब आदमी एम्पावर होता है। इनको परेशानी होती है कि एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला भी आजकल डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इससे इनको परेशानी होती है कि मोदी जी ने क्या कर दिया।
तो हम करते रहेंगे, क्योंकि बदलने की हिम्मत है हमारे पास और हमारे नेता की सोच है जो जमीन पर उतारते हैं, इसलिए कर रहे हैं। उपसभापति जी, एक दो बात विदेश नीति और रक्षा नीति की ओर, उसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। याद करिए, इनकी सरकार में क्या आलम था कि देश के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, याद है ना? इस पर चर्चा बहुत हुई है इस सदन में। पर बुलाइए, रिकॉर्ड देखिए। अगर बाहर से नहीं पहुंची वेपन तो लड़ाई करना मुश्किल। आज मोदी जी की अगुवाई में जो माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है, भारत में ये हाल है कि हम भारत में मेड इन इंडिया डिफेंस ही नहीं बना रहे हैं, उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। अभी आपने देखा होगा, 2 बड़े बड़े युद्धपोत मेड इन इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां डेडिकेट किया है। और सरहद पर सड़कें बनी हैं। निकलिए लद्दाख से, पहुंच जाइए अरुणाचल, आपको हर जगह सड़कें मिलेंगी। उपसभापति जी, आज इस सदन में मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या हाल था? इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम सरहद पर सड़कें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको चीन को इरिटेट नहीं करना है। रिकॉर्ड पर है। अब देखिए, बस अच्छा बैठिए। मैंने नाम नहीं लिया, मैं रिकॉर्ड पे रख दूंगा अगर कहेंगे। बैठिए अब आप, चलिए। उपसभापति जी, एक बार गडकरी जी अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, उन्होंने कश्मीर के स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, राजनाथ जी अध्यक्ष थे, मैं उसका सचिव था। हम लोग लद्दाख गए थे, वहां पर बताया गया, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम आई एम नॉट यील्डिंग, मैडम मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं मैडम। माइक मैडम मैंने यील्ड नहीं किया। Ma'am, rules to be observed while speaking, 352. A member while speaking shall not make a personal reference by making way of an allegation, putting a motive of questioning the bona fides of any member of the House. Ma'am, he's been continuously referring to Rahul Gandhi ji, former defense minister, while speaking. He was a former law minister, ma'am. He knows the rules and procedures of the House. It has to be removed. Madam, he's making an allegation about China, which is baseless and political. It has to be removed from the record, ma'am. मैं एक सार्थक आलोचना कर रहा हूं राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर वो नहीं समझते तो बैठिए। उपसभापति जी, तो हम लोग गए थे लद्दाख, तो वहां मालूम हुआ कि वहां पर मुखिया लोगों ने कहा कि हमारी ग्रामीण सड़कें नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं? कहा उधर से विरोध होता है। का मतलब तो राम रुक जाता है। हमने सेना के लोगों से बात किया, कहा दिल्ली से आदेश है कि चीन को इरिटेट नहीं करना है। यहां पर आकर के मैंने सवाल किया था, मैं राज्यसभा में था, वो कहा गया कि रवि जी सवाल मत पूछिए, ये बहुत सेंसिटिव है। और आज हमारे मोदी जी की सरकार है, कोई कुछ भी कहे, लद्दाख से अरुणाचल तक सड़कें बन गई है और सेना की गाड़ी दौड़ती है। क्या बात करेंगे? एक पिटाई किया उरी में और फिर दूसरी पिटाई किया। और किसी की अब हिम्मत है क्या? कोई मुंबई और दिल्ली के हमलों का कोई हिम्मत कर सकता है क्या? हम शांति में, हम पुलवामा में अटैक हुआ तो पिटाई भी करके ठंडा कर दिया। ये हिम्मत है हमारी। और आज उपसभापति जी, आज कश्मीर का चुनाव हो गया। कितना हल्ला करते थे लोग,
370 हटेगा तो तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। अब देखिए, हमारे एक साथी ने सही कहा, खून का नदी भाई ये भी बोलते थे। आज मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर। हिम्मत दिखाई और करके दिखाया। और आज मैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, जिस हिम्मत के साथ इन्होंने पूरे मामले को क्रियान्वित किया। कितनी शांति है, देखा आपने? जिस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहरता था, आज वहां तिरंगा लहरता है और भारत माता की जय हो। और अगर कोई पाकिस्तान की शाह पर घुस गया तो उसकी जिंदगी 2 दिन की होती है, उसमें उसका सफाया हो जाता है। क्या अंतर है? अंतर यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कही है, पहली गोली तुम नहीं चलाओगे, लेकिन उधर से गोली चली तो तुम गिनती नहीं करोगे जब तक ठंडा नहीं कर दो। ये फ्रीडम दिया। जब देश के नेता देश की सेना के साथ इस बहादुरी से खड़े होते हैं तो देश के जवानों का नई हिम्मत आती है। उस सभापति जी, आज मैं बहुत गर्व से बोलता हूं, जब मैं देखता हूं राजपथ पर हमारे देश की बेटियों को कमांड करते हुए, जब मैं देखता हूं देश की बेटियां पायलट आजकल फाइटर प्लेन उड़ाती हैं राफेल के साथ, तो देश में एक नया उत्साह बनता है। क्या वो ड्रोन दीदी हो या जेट की पायलट दीदी हो, क्या वो बीमा सखी हो या बीएसएफ सीआरपीएफ की जवान लेडियां, हमारी बहनें जो सरहद पे सुरक्षा करती हैं, देश की बेटियों को एक नया सम्मान दिया है। जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बात कही है, और ये इसीलिए हुआ उपसभापति जी कि हम जब कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इस देश की बेटियां भी उसमें आती हैं। और मोदी जी ने कहा देश की बेटियों का विकास बहुत जरूरी है। और सर यही सोच थी कि एक वंचित समाज की अपनी नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। ये भी उसी सोच का परिणाम है। चलो क्या बात करेंगे हम लोगों से, देश का बदलाव कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। क्या अर्थशास्त्र, क्या आपके सुरक्षा, क्या एम्पावरमेंट, क्या महिलाओं का एम्पावरमेंट, सभी क्षेत्रों में आप देखिए, क्या डिजिटल, सभी क्षेत्रों में इसे कहते हैं बदलाव। किसानों किसानी की बात तो बहुत की गई है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन किसानों के बारे में हम लोग की सोच क्या है। अरे भाई जरा सा 84 याद रखो, हम पर बहस मत करो, चुप रहो। चलो हाँ, 84 में क्या हुआ था, आप उनके साथ खड़े हो, जरा शांत हो जाओ। उपसभापति जी, मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूंगा, और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है बताना, कि सबकी चिंता की गई कि नहीं। और आज मैं इस सदन में बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अगर गैस फ्री दिया गया तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया? नहीं। अगर ग्रामीण सड़कें बनी तो क्या ये कहा गया कि यहां पर अल्पसंख्यक का परिवार रहता है, यहां से सड़क को साइड कर दो? ऐसा कहा गया क्या? नेशनल हाईवे बना तो क्या कुछ लोगों को छोड़ दिया गया? कभी नहीं। हमें कोई वोट दे या न दे, हम कहते हैं सबका साथ सबका प्रयास, तो सबके लिए हम काम करते हैं। ये काम करके दिखाया। और उपसभापति जी, यूपी बिहार की बात कहने की जरूरत नहीं है। मैं बिहार से आता हूं, अभी चर्चा करने जा रहा हूं। वहां पर क्या हुआ, मुख्यमंत्री कहते थे यहां सड़क मत ले जाओ, हमको वोट नहीं दिया। ये सच्चाई है कि नहीं? यूपी में सच्चाई है कि नहीं? तो ये हमारे मोदी जी की सोच है। और हम लोग को उन्होंने ईमानदारी से कहा कि सबको एक निगाह से देखो। उस सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं। अब मखाना बोर्ड बिहार में बना है तो बड़ी हाय तबाह मची हुई है।
हमारे गोपाल जी ठाकुर कहाँ हैं, है ना। मैंने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। गोपाल जी हैं, अशोक यादव हैं, नो बहुत घूमे हैं। मखाना कौन उगाता है? जो सबसे दलित होते हैं ना, वो मखाना उगाते हैं। और मखाना की संभावना बहुत थी, हम लोग की भी आग्रह थी, वहां के सांसदों ने कहा। लेकिन पूछ क्या रहे, मखाना बोर्ड बिहार में क्यों बन रहा है? सभापति जी, आज थोड़ा मेरी बुद्धि चकरा गई, तो मुझे लगा कि सदन में थोड़ा मुझे बताना जरूरी है। टी बोर्ड कहां है? कलकत्ता में। रबर बोर्ड कहां है? कोट्टायम केरला में, क्योंकि बंगाल में सबसे अधिक चाय पैदा होती है आसाम के साथ, और केरला में रबर पैदा होता है। कॉफी बोर्ड कहां है? कर्नाटका में। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कॉटन होता है। टोबैको बोर्ड कहां है? गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में। और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कहां है? कोचीन केरला में। तो क्या केरला में मखाना होता है? क्या मतलब है इसका? अरे मखाना बिहार में होता है, तो मखाना बोर्ड तो बिहार में ही खुलेगा ना। सभापति जी, एक नारा हम लोग सुनते थे बचपन में, पढ़ना लिखना सीखो। तो मैं आज कहूंगा, कांग्रेस के मेरे मित्रों, होमवर्क करना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? बिहार इस देश का है ना। अब कह रहे हैं कि खाली दिल्ली के चुनाव और बिहार के चुनाव के लिए बजट आया, तो भाई आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात मान जाइए ना। जो मोदी जी कह रहे हैं, एक देश एक चुनाव, तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस सभापति जी, क्या मिडिल क्लास के लोग सिर्फ दिल्ली में रहते हैं? बिहार में नहीं है क्या? मुंबई में नहीं है? गुजरात में नहीं है? कलकत्ता में नहीं है? चेन्नई में नहीं है? केरला में नहीं है? ये कौन सी सोच है कि मिडिल क्लास को जो मिडिल क्लास को दिया गया है वो खाली दिया गया है यहाँ के लिए? ये बहुत सोच गलत है। जहां तक सर बात है बिहार की, सर बिहार के बारे में आज बिहार के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचली हूं। बैठिए। अच्छा बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पूर्वोत्तर के विकास की चर्चा की है और पूर्वोदय की भी चर्चा की है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं और पटना का सांसद हूं। विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और आज जो लोग कह रहे हैं, तो मेरा एक और परिचय है माननीय उपसभापति जी, कि मैं सांसद भी हूं, पेशे से वकील भी हूं। मुझे प्रभु राम लल्ला और हिंदुओं का केस अयोध्या में बहस करने का सौभाग्य मिला हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में, और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाला वकील भी मैं ही हूं। स्वर्गीय सुशील मोदी हमारे पिटिशनर थे। उस 15 साल में बिहार में क्या होता था, कितनी लूट होती थी, कितना भ्रष्टाचार था, ये सभी जानते हैं। आज जब बिहार बदल रहा है तो परेशानी हो रही है क्या? आज जब बिहार आगे बढ़ रहा है तो दर्द हो रहा है क्या? बिहार का विकास हो रहा है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि ये विकास। ठीक है, बैठिए। उपसभापति, अच्छा आप बैठिए। अच्छा बैठिए। उपसभापति जी, आज इस पूर्वांचल से बाबू कुंवर सिंह आते हैं, पूर्वांचल से विद्यापति आते हैं,
इसी पूर्वांचल से भिखारी ठाकुर आते हैं, इसी पूर्वांचल से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आते हैं, इसी पूर्वांचल से रामधारी सिंह दिनकर आते हैं और इसी पूर्वांचल से भारत रत्न गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर आते हैं जिन्होंने विकास का काम किया है। पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी काशी से ही सांसद है, पूर्वांचल से सांसद है, बैठे हुए हैं सब पूर्वांचल से। हाँ सब धन्यवाद। और हमारे धर्मेंद्र यादव जी कहाँ बैठे हुए हैं कि गायब हो गए? आप बैठिए बैठिए बैठिए। आजमगढ़ भी पूर्वांचल में आता है, धर्मेंद्र बाबू ध्यान रखिए, बैठिए। सर आज पूर्वांचली दिल्ली में बसे हुए हैं, देश भर में बसे हुए हैं। आज तो मैं सर आज इस सदन में एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आप 5 मिनट समय दीजिए। ये पूर्वांचली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, फिजी कहां कहां नहीं गए अंग्रेजों के द्वारा 150 वर्ष पहले गुलाम बनाकर। और वहां पर सर गिरमिटिया घाट है, तो गिरमिटिया घाट है तो मैंने जानने की कोशिश की क्यों गिरमिटिया है, तो बताया गया कि उनको गिरमिट घाट में लेकर आते थे। आज उस संघर्ष से वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, तो हमें उस पूर्वांचलियों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज जो ये पूर्वांचलियों को लेकर कुछ लोगों के मन में परेशानी है, भारत का भी विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा और पूर्व उदय भी होगा, ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बात कही है। एक अंतिम बात जो मुझे कहनी है, सभापति जी, सरदार पटेल के 150 वर्ष पूरे हो गए, उनकी जयंती हम मना रहे हैं। हमने क्या उनके साथ न्याय किया? क्या बड़े सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने उनको याद किया है। और मैंने कई चीजें पढ़ी दुर्गादास की किताब से, और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। क्यों? देश के रत्न थे ना। 550 रियायतों में एक को छोड़कर बाकी सब रियासतें सरदार पटेल ने हैंडल किया, वहां कोई समस्या नहीं है। एक नेहरू जी ने हैंडल किया कश्मीर को, नरेंद्र मोदी को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और आज वो वहां चुनाव होकर जुड़ा। आज सरदार पटेल के साथ यह अन्याय क्यों? आज मैं उनके 150वीं जयंती पर यह बात उठाना चाहूंगा। माननीय स्पीकर सर, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 91 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। अगर 91 में परिवार के लोग प्रधानमंत्री होते तो फिर भी ये काम नहीं होता, ये काम अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। मौलाना आजाद मरे 1959 में, एक महान देशभक्त, उनको आपने नहीं दिया भारत रत्न। क्यों नहीं दिया? आपने बीच में बहुतों को दिया, चलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरदार पटेल को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को मिला भारत रत्न 1992 में, 1959 में मरे इतने दिनों के बाद। यह है इनकी सोच। तो अटल जी की बात आती है, छोटे सोच से कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों आलोचना सरदार पटेल की, क्यों आलोचना मौलाना आजाद की? क्योंकि दोनों नेहरू जी से सवाल पूछते थे। मैंने डॉक्यूमेंट से उनको दिखाया है। आज जब आजाद भारत 75 इयर्स हो गया है, तो हमें लगता है कि हमें इन सवालों को ईमानदारी से देखना पड़ेगा, इन सवालों को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रपति जी ने, स्पीकर सर, एक और बात की है, और वो क्या है कि उन्होंने
सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की बात की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं लेना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इस सदन में कुछ कहने की इच्छा है। स्पीकर सर, बहुत से मित्रों को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर थे। 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत प्रामाणिक जज थे। जब उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर इस्तीफा दिया और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने तो गए कश्मीर कि मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा, और उनके एक सेक्रेटरी थे 25 साल के, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और वो जब माधोपुर की चौकी से घुसे, उन्होंने कहा अटल बिहारी जाओ देश को बताओ मैं कश्मीर में बिना परमिट के घुस गया। एक हम लोग बचपन से एक बात कहते हैं माननीय स्पीकर सर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और आज जब कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है कस करके, तो लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सही हुआ। अध्यक्ष जी, राजेंद्र बाबू 370 के पक्ष में नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे वी शंकर आईसीएस। उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में जब सरदार पटेल लौट करके आए तो पूछा कि आपने क्यों मान लिया? कहा देखो नेहरू जी मुझसे बात करके अमेरिका चले गए, सरदार पटेल इसको देख लीजिएगा। अब गोपाल स्वामी अयंगर ने इसको मूव किया, सारे कांग्रेसी खिलाफ में थे। सुनिए आप, ये क्यों कर रहे हैं हम? हैदराबाद को नहीं दिया, जूनागढ़ को नहीं दिया, क्यों दे रहे हैं कश्मीर को? तो सरदार पटेल ने सबको समझाया। तो बाद में उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर ये ठीक हुआ, तो उनका जवाब था गलत तो हुआ है। जिस दिन इस देश में एक बहादुर प्रधानमंत्री आएगा इसको खत्म कर देगा। ये उनके सेक्रेटरी मैं कोट कर रहा हूं, वी शंकर आईसीएस, जो उनके थे प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। क्या बात करते हैं आप लोग। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जब पूरे 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो हमें बहुत आगे बढ़ाना है। एक दूसरी बात कहनी है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रतिष्ठापन की बात की है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें भगवान महावीर की 25वीं जयंती, महाकवि संत तिरुवल्लुवर की स्मृति में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, काशी तमिल संगम, काशी तेलुगु संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम। ये काशी तमिल संगम की बात इन लोगों को क्यों नहीं सूझती कभी? इतने साल राज किया इन लोगों ने। जो हमारे तमिलनाडु, माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, कुड दे नेवर थिंक दैट देयर इज अ नीड टू ब्रिंग तमिलनाडु एंड काशी टुगेदर बिकॉज ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल कल्चरल लिंकेज? कभी नहीं। इसलिए एक बात उठती है माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, वोट बैंक की। ये स्पीकर सर, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? 3 तलाक तो वोट बैंक, वक्फ की बात तो वोट बैंक, हार गए, सिमटते जा रहे हैं, फिर भी वोट बैंक। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, बिहार से मैं आता हूं, 90 में
स्वर्गीय मुलायम सिंह के पीछे चली कांग्रेस यूपी में और लालू प्रसाद पे चली बिहार में। आज कितने साल हो गए सर? 25 और 10 35 साल। 35 साल में वो कहां पहुंच गए और आप कहां से कहां पहुंच गए? कभी सोचते हैं कि वोट बैंक पर विचार करना चाहिए? और विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, आप कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंच गए, ये भी देखिए। ये देश कैसे बदल रहा है, इसको समझिए। और ये देश अब राष्ट्रवाद पे चलेगा। ये देश अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित होकर चलेगा। ये देश राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करके चलेगा। ये देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहता है और बनकर रहेगा। सर उनको एक बात समझ में नहीं आती है, दुनिया कैसे बदल रही है। जितने भी गल्फ कंट्री के लोग हैं, सबों ने अपने देश का सर्वोच्चतम अवार्ड भारत रत्न का हमारे प्रधानमंत्री को दिया है, प्रेम से दिया है, उनके काम के कारण दिया है। फिर भी क्या संकेत है सर? वो एक गाना है ना, मुझे याद आता है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नारी है। कब समझेंगे? ये वोट बैंक के कीचड़ की दलदल में फंसी हुई हिंदुस्तान की राजनीति को बदलना जरूरी है। देशभक्तों की, बिना विभेद के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और अभी देखें, हमारे प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है वक्फ बोर्ड का। सर आपको बताऊं, मैं वक्फ बोर्ड की एक कहानी खत्म करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। ये वक्फ की संपत्ति का क्या अत्याचार होता है। हमारे पटना कॉन्स्टिट्यूंसी के शहर में सर एक क्षेत्र बड़ा 2 एकड़ का प्लॉट है सर वहां अर्क होता है छठ पर सर। उसके बदले में कब्रिस्तान की जमीन अंग्रेजों ने 1920 में दे दी। 20 में वहां कब्रिस्तान है, फिर भी दावा क्या है? ये तो वक्फ है सर। और सर हाई कोर्ट में गया तो सरकार ने कहा ये वक्फ की जमीन नहीं है। तो फिर ट्राइब्यूनल ने बिना किसी नोटिस के डिक्लेयर कर दिया है वक्फ की जमीन है। लड़ाई चल रही है। अरे भैया, वक्फ एक बहुत पावन चीज है। ईमानदारी से जो देते हैं अपनी संपत्ति को, वो अल्लाह के नाम पर उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और दुरुपयोग होगा तो वक्फ का कानून आएगा, जो आ रहा है ईमानदारी से, ये समझिए। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण समग्रता का है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, ऑल इनकम्पासिंग। जहां गरीब की चिंता है, जहां बदलाव की चिंता है, जहां भारत के आर्थिक विकास का आत्मविश्वास है, भारत की सेना सुरक्षा के बारे में एक नया संकल्प वो मोदी जी की सरकार के द्वारा दिखाई पड़ा है, जो कश्मीर की स्थिति है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से सूरत तक भारत जुड़ा है, उसकी भी कहानी है। यही तो एकता होती है ना, यही एकता होती है। आज कोई निकलता है सूरत से तो मन करता है चलो गाड़ी से ही कामाख्या चले जाएं, दर्शन करके आ जाएं। और मैंने सर वो जगह देखी है कन्याकुमारी में, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी की सड़क समाप्त होती है। मैं वहां गया था सर, और मैं उस गोल चक्कर पर रुका और मैंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया कि अगर एक सपना होता है, कितना विरोध हुआ था इनके द्वारा, ये क्या कर रहे हो, कहां से जमीन आएगी, कहां से लोहा आएगा, कहां से सीमेंट आएगा। और आज देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क बन गई। और देखिए सर, विकास की भूख होती है तो पार्टी के काम से मुझे 5 आसाम की लोकसभा देखने का दायित्व मिला था। मैं सर लौट रहा था तो रास्ते में लगभग 1,000 आदिवासी खड़े थे। कहे कि आप आए हैं, हमारी इस नेशनल हाईवे में 25 किलोमीटर नहीं बना है, बनवा दीजिए। हमने पहले विरोध किया था। ये होता है विकास की भूख, जब ईमानदारी से उसको काम किया जाता है। सर वो जितना बोले देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम करेगा,
हमारे नेता दुनिया के एक लोकप्रियतम नेता हैं, उनकी बात दुनिया सुनती है और सुनेगी। थोड़ा बहुत आप भी सुनना सीख जाइए तो अच्छा रहेगा, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, जितना भी विरोध करें, देश अब सकारात्मक सोच, रचनात्मक सोच, भारतीय संस्कार, भारतीय प्रेरणा, भारतीय संस्कृति के साथ चल पड़ा है और रुकने वाला नहीं है। इस पूरे राष्ट्रपति जी के भाषण में उसका बहुत बड़ा जिक्र है सर। आपने मुझे समय दिया सर, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं और अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं, उन्हें संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।